मॉर्निंग क्लास। आज हम करंट अफेयर से स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें आपको स्पष्ट करना चाहते हैं। पहली बात कि इस सेशन में हम यूपी पीसीएस को कंप्लीट फोकस करेंगे। आपको हार्डली 500 करंट अफेयर्स देंगे और ऑलमोस्ट करंट अफेयर्स उसी में से आपके एग्जाम में आएंगे। ये हमारा लास्ट 3-4 इयर्स का पीसीएस का एक्सपीरियंस है। मैंने एग्जाम दिया है, 2-3 बार प्री क्वालिफाई भी किया है, ठीक। तो इसलिए मेंस भी दिया है मैंने। दूसरी बात हम स्पष्ट ये करना चाहते हैं कि जो हम करंट अफेयर्स पढ़ा देंगे आपको, उसकी एक अंडरस्टैंडिंग भी बनेगी। मीन्स आप अंडरस्टैंडिंग लेवल तक उसे ले जा सकते हैं। इसीलिए हम वो इम्पोर्टेंट इशूज लेकर आ रहे हैं जो एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आपको एक सिटीजन होने के नाते या एजुकेटेड स्टूडेंट होने के नाते आपको उन चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी भी चाहिए। जैसे एक पहला इशू जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है मानव स्वतंत्रता सूचकांक। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 ये रिपोर्ट आई है। इसे इंग्लिश में हम कहें तो ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2021 कहेंगे हम। इसमें ध्यान देने वाली बात, अगर एग्जाम ओरिएंटेड हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात ये स्पष्ट है कि इसे जारी कौन करता है। तो दो इंस्टीट्यूट हैं, एक कैटो इंस्टीट्यूट और दूसरा जो है वो फ्रेजर इंस्टीट्यूट। जो कैटो है वो यूएसए का इंस्टीट्यूट है और फ्रेजर जो है वो कनाडा का इंस्टीट्यूट है। तो इसे जारी कौन करता है? कैटो और फ्रेजर। इसमें किन स्वतंत्रताओं पर बात किया जाता है कि मीन्स कौन सी फ्रीडम हम इसमें मेजर करते हैं? तो 3 फ्रीडम, इसे शॉर्ट में आप PCE से याद रख सकते हैं। पर्सनल मीन्स व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दूसरा जो है वो सिविल मीन्स नागरिक स्वतंत्रता और तीसरा है इकोनॉमिक मीन्स आर्थिक स्वतंत्रता। मीन्स इसमें हम 3 स्वतंत्रताओं पर विशेषकर ध्यान देते हैं। इस बार का जो रिपोर्ट आया है वो पूरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में 2008 से 2008 से 2020 तक का डेटा दिया गया है, सॉरी 2019 तक का। और इंडिया के रेफरेंस में भी 2013 से लेकर 2020 तक का डेटा दिया गया है। और यह माना गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और नागरिक स्वतंत्रता दोनों में गिरावट देखी गई है वैश्विक स्तर पर। और इसके पीछे के मेन रीजंस बताए गए हैं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और धर्म की स्वतंत्रता पर बहुत ज्यादा अंकुश लगे हैं। भारत के बारे में जब हम देखते हैं तो सेम स्थिति भारत में भी देखने को मिली है। अगर हम इस रैंकिंग में टॉप कंट्रीज की बात करते हैं तो स्विट्जरलैंड ने इसमें टॉप किया है। दूसरा न्यूजीलैंड को सेकंड रैंक इसमें मिली है। और तीसरा अगर हम तीसरे रैंक की बात करें तो डेनमार्क को 3rd रैंक मिली है। लास्ट रैंक जो है वो सीरिया की है। इंडिया के रेफरेंस में जब हम बात करते हैं तो 2013 में भारत में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 165 देशों में 90 थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा गिरावट आ गई है। अब इसकी रैंक 119 हो गई है। मींस 2021 में ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक जो है वो कितनी है? 119 है। तो ये पहला टॉपिक है। तो पहला संक्षेप में अगर हम कहें तो हमने आपको ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में बातें बताई, कौन संस्था जारी करती है, कैटो और फ्रेजर इंस्टीट्यूट। दूसरा इंडिया की रैंक क्या है? तो 119 रैंक है। कितने देशों में? 165 देशों में। और इसमें 3 स्वतंत्रताओं पर बात किया जाता है, पर्सनल, सिविल और इकोनॉमिकल, ठीक है। अब दूसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूज है इसमें, हम उस पर अगर बात करें, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक, राज्य स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 स्टेट हेल्थ इंडेक्स। इसमें भी पूछा जाएगा इशू कौन करता है, जारी किसके द्वारा ये किया जाता है? तो ये जारी जो किया गया है वो नीति आयोग के द्वारा। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि कौन सा है, तो ये 4th 4th सेशन है।
या चौथा संस्करण है इसे हम कहें। और तीसरा इसमें क्या है, तो इसमें स्टेट को हेल्थ की स्थिति देखने के लिए दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहले तो एक राज्य की कैटेगरी है और दूसरी जो है वो केंद्र शासित प्रदेश या यूनियन टेरिटरी की कैटेगरी। राज्य को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक बड़े राज्य और दूसरे जो हैं वो छोटे राज्य की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इन्हें दो स्तर पर आकलित किया गया है। इसे अगर हम राज्य की बात करें तो दो कौन कौन सी कैटेगरी के आधार पर इन्हें पहचाना गया है। सबसे पहला, राज्य में यह देखा गया है कि एनुअल इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस कितनी रही है। इसे अगर हम हिंदी में कहते हैं तो वार्षिक क्रमित प्रगति। इसमें अगर हम देखें तो यूपी ने टॉप किया है, मींस यूपी ने हेल्थ के इंडेक्स में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस की है। दूसरे नंबर पर इसमें असम है और तीसरे नंबर पर जो हम बात करते हैं तो तेलंगाना है। ये हम बड़े स्टेट की बात कर रहे हैं। बड़े स्टेट की कैटेगरी में यूपी ने टॉप किया है, असम सेकंड पर है और तेलंगाना थर्ड पर है। लेकिन छोटे स्टेट की अगर हम बात करें, छोटे स्टेट की कैटेगरी में, तो मिजोरम ने टॉप किया है और मेघालय जो है वो सेकंड रैंक पर रहा है इसमें। ये छोटे स्टेट की बात। अब यूनियन टेरिटरी में अगर हम यही चीज डिवाइड करें तो दिल्ली जो है वो टॉप पर है और जम्मू कश्मीर जो है वो सेकंड पर रहा है। लेकिन जब हम कंसोलिडेट इंडेक्स की बात करते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं समेकित सूचकांक, तो उसमें बड़े राज्यों की अगर हम बात करें तो केरला टॉप पर है और तमिलनाडु जो है वो सेकंड नंबर पर है। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेशों में, छोटे राज्यों में अगर हम बात करते हैं तो मिजोरम टॉप पर है और त्रिपुरा जो है वो सेकंड रैंक पर है। और केंद्र शासित प्रदेशों में अगर हम बात करते हैं तो दादर नगर हवेली और टॉप पर है और चंडीगढ़ जो है वो सेकंड पर है। ठीक, तो दो हमने अभी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको बताई है। पहला एक समझाया कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक क्या होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज में हमने आपको पढ़ाया है कि राज्य स्वास्थ्य सूचकांक कैसे आकलित हुआ है और उसमें स्थिति क्या है। अच्छा, तीसरी न्यूज एक बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रेष्ठ योजना। एक योजना एटलीस्ट हम डेली कवर कर रहे हैं। योजना में दो ही क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में। सबसे पहला, इसे कौन जारी करता है, तो सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, अधिकारिता मंत्रालय ये इसे जारी करता है। क्यों जारी किया गया, ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इसने कहा है कि SC ST के बच्चों को 9th क्लास से लेकर 12th क्लास तक ऐसे स्कूलों में शिक्षित किया जाएगा जो प्राइवेट है, मीन्स निजी संस्थान है और बहुत अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं। मीन्स इसका SC ST के विद्यार्थियों को 9th से 12th तक स्टैंडर्ड या क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन प्रोवाइड करना ऑब्जेक्टिव है। हम बात करते हैं निजी स्कूलों में कौन से जिले, क्या सभी जिले आएंगे, नहीं। नीति आयोग ने जिन जिलों को चिन्हित किया है वही जिले इसमें सम्मिलित होंगे। मींस उन्हीं जिलों के, क्या पूरे भारत के बच्चे इसमें सम्मिलित होंगे, तो नहीं। नीति आयोग द्वारा कुछ चिन्हित जिले हैं, उन जिलों के बच्चे ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे लखनऊ की बात करें तो CMS एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, SKD है, LPS है। इनमें SC ST के बच्चे आवासीय सुविधा के साथ पढ़ सकते हैं, किस योजना के तहत, श्रेष्ठ योजना के तहत। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। चौथी इंपॉर्टेंट न्यूज की अगर हम बात करते हैं उसमें, तो एक बहुत ज्यादा न्यूज में रहा है न्यू डेवलपमेंट बैंक।
इस पर यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है, पब्लिक सर्विस कमीशन। पहले तो यही पूछा जाता है ये किसका बैंक है, तो ब्रिक्स का बैंक है। फिर इसके बारे में अगर हम कहें तो ये क्यों, इसकी संरचना कैसे होती है, स्ट्रक्चर क्या है इसका, तो संरचना के बारे में इसकी हम 2-3 तरीके से, पहले हम इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि डिस्कस करते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। 2013 और 2014 2 सन याद रखने होंगे। साउथ अफ्रीका के डरबन में एक बैठक हुई जिसमें यह एग्रीमेंट बना कि एक न्यू डेवलपमेंट बैंक बनाई जाएगी। कहां, 2013 में साउथ अफ्रीका के डरबन में। 2014 में ब्राजील के फोर्ट लेजा में इसकी स्थापना हो गई। तो ये पूछा जा चुका है कि इसकी स्थापना कहां हुई थी, तो ब्राजील के फोर्ट लेजा में इसकी स्थापना हुई थी। अब हम बात करते हैं इसकी संरचना की। संरचना में अगर हम कहें तो एक अध्यक्ष होता है, 4 उपाध्यक्ष होते हैं, ठीक, और कुछ अन्य कर्मचारी होते हैं। इसके लिए अधिकृत पूंजी जो थी वो $100 बिलियन है, $100 बिलियन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो संघाई में है, संघाई मीन्स चीन। इसके लिए बहुत इसकी विशेषताएं हैं। अन्य बैंक बहुत सी हैं जहां पर इक्वल वोटिंग राइट्स नहीं है, वीटो पावर कुछ कंट्रीज के पास है, बट इस बैंक की विशेषता यह है कि इसमें इक्वल वोटिंग राइट्स सभी देशों को है और वीटो पावर भी किसी भी देश के पास नहीं है। यहाँ इसमें मीन्स वीटो पावर का यहाँ अभाव मिलता है, इक्वल वोटिंग राइट। इसका बहुत बड़ा मीन निकल कर आता है, हम समझाएंगे यूपीएससी के करंट अफेयर्स में। अभी ये न्यूज में क्यों है न्यू डेवलपमेंट, हाल में इसमें मिस्र इसका सदस्य बन गया है। कौन सा कंट्री सदस्य बन गया है, मिस्र। तो हमने स्टैटिक पोर्शन में ये देख लिया न्यू डेवलपमेंट बैंक किसकी है, तो ब्रिक्स की है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 2 पॉइंट याद रखने हैं। 2013 में साउथ अफ्रीका के डरबन शहर में इस पर सहमति बनी। 2014 में फोर्ट लेजा ब्राजील में इसका गठन हो गया और इसकी संरचना में एक अध्यक्ष 4 उपाध्यक्ष होते हैं। अधिकृत पूंजी इसकी $100 बिलियन हेडक्वार्टर संघाई चीन में है। और हम बात करें मिस्र शामिल हुआ, इससे पहले भी 3 कंट्री शामिल हुए थे संक्षेप में अगर उन्हें भी याद रख पाए, एक बांग्लादेश, एक यूएई और एक उरुग्वे, ये देश भी इसमें शामिल हुए थे। तो अब चौथी ये ब्रिक्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। अब अगर हम नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं तो 1 लाइनर है या उन पर हम कहें यूपीएससी की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बड़ी बड़ी अप्रोच बन सकती है। जैसे एक चल रहा है स्वदेशात्मक सूची। इंडिजीनियस लिस्ट क्या है, यह शब्द पूछा जा सकता है किससे संबंधित है, तो ये सकारात्मक स्वदेशात्मक सूची। टॉपिक का नाम क्या है, सकारात्मक स्वदेशात्मक सूची। ऐसे प्रश्न पीछे पूछे जा चुके हैं। तो ये रक्षा मंत्रालय ने जारी की है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने। डिफेंस मिनिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव ये है कि 351 प्रोडक्टों का पर उसने इंपोर्ट पर या हम कहें आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। और अगर अगली हम बात करते हैं इंपोर्ट के अलावा, ये पिछले वर्ष से उसने स्टार्ट किया था। कोई पूछे क्यों स्टार्ट किया है, क्योंकि हमें पता है कि सेना पर दुनिया में सिप्री एक संस्था है, सिप्री, उसके अनुसार खर्च करने वाले हम तीसरे सबसे बड़े देश हैं। जैसे पहले नंबर पर सेना में सबसे ज्यादा यूएसए खर्च करता है, दूसरे नंबर पर चाइना करता है, तीसरे पर इंडिया है, और फिर अगर हम बात करें तो रसिया है, और फिर अगर हम बात करें तो सऊदी अरब है। यानी सेना के क्षेत्र में हम तीसरा सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं। इसके बहुत प्रोस्पेक्टिव है यूपीएससी के लेवल से कि ये डिफेंस में ही क्यों किया जा रहा है, तो उन पर हम बात ना करके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस टर्म की समझ होनी चाहिए। पॉजिटिव इंडिजीनियस लिस्ट क्या होती है या सकारात्मक स्वदेशात्मक सूची क्या होती है, तो हम कहें रक्षा मंत्रालय ने जारी की है। क्या किया है, इंपोर्ट पर प्रतिबंध लगाया है 351। ये पिछले वर्ष से ऐसी लिस्ट तैयार कर रहा है। तो ये हमारी 5वीं न्यूज थी। अगर हम 6वीं न्यूज की बात करते हैं, नेक्स्ट अगर हम न्यूज की बात करते हैं तो 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज व्यवस्था में दिया गया है। पूछा जाएगा कहां दिया 50% आरक्षण, तो कहां दिया गया है, पंचायत में, पंचायत चुनाव में। किस स्टेट में दिया गया है, हरियाणा में।
तो हमारे लिए न्यूज के हिसाब से इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, अलग अगर हम और बात करने की कोशिश करें इसमें, तो इसके बहुत से कि कहां पर अमेंडमेंट हमारे किस संविधान संशोधन में है, तो 73वें संविधान संशोधन 1993 में ये प्रावधान है कि 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएंगी। इसमें एक कॉन्सेप्ट है रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन का, मीन्स जो टोटल महिलाएं होंगी उसमें से भी SC ST की महिलाएं 1/3 जरूर होंगी, यानी 1/3 उनका जरूर होगा। दूसरी बात इसमें एक समझने वाली ये है कि हमारे यहाँ जो लेजिस्लेचर है या विधानमंडल है, उन्हें ये पावर दी गई है कि वो इसमें कभी भी संशोधन कर सकते हैं। तो भारत में लगभग 20 राज्य ऐसे हैं जिन्होंने ये संशोधन किया है कि वो महिलाओं को पंचायती चुनाव में 50% का आरक्षण दें। हरियाणा अहम राज्य हो गया और बहुत चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि उसकी कुछ छवि कुछ मामलों में बहुत नकारात्मक है। जैसे लिंगानुपात को लेकर इसकी छवि नकारात्मक रहती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जब 2015 में यहाँ स्टार्ट की गई तो उसके कुछ सकारात्मक लक्ष्य देखे गए, फिर भी बहुत से चैलेंज हैं। चैलेंज सकारात्मक नकारात्मक आगे की राह क्या है, ये यूपीएससी प्रोस्पेक्ट हो जाएगा। तो हमें केवल इतना याद रखना है कि हाल में पंचायती चुनाव में 50% आरक्षण किसने दिया है, हरियाणा ने दिया है। ठीक है, अगली अगर हम न्यूज की बात करते हैं तो कुछ एक वस्त्र बनाने की शैली बहुत चर्चा में चल रही है, आपातानी शैली। इसमें 3-4 पॉइंट हमें याद रखने हैं। आपातानी शैली, पहला, आपातानी क्या है, तो वस्त्र बनाने की शैली है। इसमें किस चीज के वस्त्र बनते हैं, तो वृक्ष जो होता है, वृक्ष की पत्ती और तना, इसका हम सूत बनाते हैं और उस सूत से हम क्या बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं। जिस हथकरघा का प्रयोग हम इसमें करते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, उसे हम चिचनी कहते हैं, चिचनी। अब आपसे ये पूछा जा सकता है कि आपातानी क्या है, तो आपातानी एक जनजाति है। आपातानी अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है, अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है, पहला। दूसरा ये समझना है कि इनकी भाषा को हम क्या कहते हैं, तो तानी कहते हैं। तीसरी बात ये समझनी है यहां पर कि ये किसकी पूजा करते हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सूर्य और चंद्रमा की पूजा ये करते हैं। और जो वस्त्र बनाए जाते हैं आपातानी शैली में, इसे केवल महिलाएं बनाती हैं, मतलब एक वहां पर पारंपरिक त्योहार के रूप में इसका यूज किया जाता है। तो आपातानी में क्या क्या समझना है, आपातानी वस्त्र किसके बनते हैं, वृक्ष के पत्ती और तने के सूत काटते हैं। कौन सी हथकरघा यूज करते हैं, उसे हम चिचनी कहते हैं। कौन बनाता है, केवल महिलाएं बनाती हैं। अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है जिनकी भाषा तानी, और जो पूजा किसकी करते हैं, सूर्य और चंद्रमा की करते हैं। इतनी बातें अगर स्पष्ट हैं तो यहां से क्यों न्यूज में है आपातानी शैली, क्योंकि इसके लिए उन्होंने जीआई टैग की मांग की है। हमें पता है ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन, इसके बारे में अगर आपको जानना हो तो 2-3 बातें याद रख सकते हैं कि 1999 में एक हमारे यहाँ एक्ट पारित हुआ जिसके तहत भौगोलिक पहचान के आधार पर कुछ उत्पादों को उनके विशिष्ट गुणों के आधार पर पहचान दी जाती है। दूसरा बात करें, इंटरनेशनल लेवल पर पेरिस एग्रीमेंट के तहत इसे मान्यता मिलती है, पेरिस कन्वेंशन हम कहते हैं उसे। भारत में हम कहें तो 2004 में सबसे पहला जीआई टैग जो दिया गया वो दार्जिलिंग टी को दिया गया, और ये 10 वर्ष के लिए ही होता है। 10 वर्ष के बाद इस स्टेटस को पुनः मेंटेन कराना होता है। तो जीआई टैग आपातानी शैली की हम बात करें अगर, तो उसमें इतनी बातें आपको याद रखनी होगी। कुछ वन लाइनर न्यूज भी इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे एक बहुत बड़ा अभियान चला है बेटर